रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट खुला हुआ क्यों है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं है, वो बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाया। राहुल अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरों का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहां कोई आराम कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहां अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहां कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद वो नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहां क्यों बैठेगी भला? राहुल ने फिर अपने आप से सवाल करा। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज लगाई, नेहा, ओ नेहा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो वैसे ही आराम कुर्सी पर हिलती रही। राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही, तो वो उसके और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ पड़ी और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल का उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंख में मिर्ची झोंक दी हो, इस तरीके से लाल। और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं, आंखों के बाहर। चेहरा सफ़ेद, जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो। और होठों के चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल विपस्त और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई जबान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन?
उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग गुर्राते हुए बोली, हरामजादे, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूं। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी। और इतना बोलकर वो खुद कर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी। वो उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूं। तुम अपने पति को मार डालोगी क्या? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक ये क्या हो गया था। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके अंदर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। अरे, आप वहां कहाँ चेयर पर सो रहे हैं? रात तो आप इस बेड पर ही सोए थे। सुबह आंख खोलने पर नेहा ने अपने पति राहुल को चेयर पर सोया हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछा। नेहा की आवाज सुनकर राहुल हड़बड़ाकर उठ बोला और नेहा को आंखें फाड़ के देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे आंख फाड़े क्या एकदम मुझे घूरे जा रहे हो? नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं? राहुल ने आश्चर्य मिश्रित डर के साथ उससे पूछा। तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेहा की आंखें अचंभे से फैली जा रही थी। नेहा को
समझते ना देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसने अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देख राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख के आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन सा हो लगा था और फिर यह यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, अरे यार, तुम कैसे बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास चलेंगे। देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सक के पास गए। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी पूरी घटना विस्तार से बता दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने केबिन से बाहर बैठने का इशारा करा। इसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। हाँ तो राहुल जी, ये बताइए आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई थी? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना पहली बार हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज़्यादा ही गहरा बैठ गया है और उसी की वजह से ये स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद उसका अवचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधि बना देता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है? राहुल ने रात में अपने ऊपर हुए हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या फिर किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उनसे नेहा को आराम मिलेगा और रात में गहरी नींद सो पाएगी। आप उठाओगे तब भी ये नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही
बीमारी का पता अड़ोस पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रही थी, क्योंकि राहुल भी घर पर कब का रुकता, उसने नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोरबेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई, लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो, और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वे लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज लगाता हुआ दूसरे कमरों की तरफ दौड़ा पड़ा, और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से गोद लिया था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, जो पूरा खून से सना पड़ा था, और उसके कपड़े भी खून से सने थे। वहां का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया नेहा से, और ये आदमी कौन है? अब नेहा का क्या होगा? मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा? राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे की फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे, पर नेहा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहां पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया, और फिर वे अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने पूछा कि इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिश्ता उस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया, और फिर उसने शुरू से आखिर तक सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उठाने का प्रयास करा। 2-3 बार छींटे मारे। फिर नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी पूरी तरह होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में पकड़े खून से सने चाकू पर पड़ी, और साथ ही
अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी। वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जाकर गिरा। जैसे ही वहां चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज लगाई और फिर उससे लिपट गई। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी लेकर आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी कि कैसे वो ऑफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा। वो भला किसी को क्यों मारेगी। अभी वो सोच रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती है और क्या वजह थी जो आपने इसे मारा। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी, ये तो इसे जानती भी नहीं है। हमने आज से पहले इसे नहीं देखा और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बात सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना। हो सकता है इन्हें वहाँ से राहत मिले। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा है और मरने वाला आखिर कौन था। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने पर तुला था और राहुल की तरफ से बचाव का वकील ये बता रहा था कि जज साहब, मेरे मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसने अपने होश में यह खून नहीं करा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि सरकारी डॉक्टर की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। और ये आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा। और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये क्या तूफान आ गया था। अच्छी भली तो आराम से जिंदगी चल रही थी, फिर ये अचानक से ये सब क्या होने लगा। नेहा ज़्यादा देर सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। वो बस पीछे से राहुल की आवाज़ सुन पाई थी, जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था,
नेहा, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकाल लूंगा और मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ। तुम घबराना नहीं। लेकिन नेहा राहुल के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहां के सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बिठा दिया था। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको एग्जामिन करने लगा। उसने नेहा से सारी बात पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया। वो अकेली एक छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे 1 घंटा भी हुआ था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर नेहा ने देखा कि वहां से राहुल अंदर आ रहा था। राहुल ने अंदर आते समय साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपये हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। अकेले बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गई और फिर वो रोने लगी। रोते रोते वो बोलने लगी, नेहा, ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारे बिना तो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आँख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा, ताली बजा बजा के। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से नेहा से बोला, अब जाके आई है तू सही जगह। राहुल ने एक एक शब्द अपने दांतों से पीसते हुए नेहा से बोला। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक तगड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि राहुल ऐसे क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस ये ही शब्द निकले, राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? बड़ी सती सावित्री बन रही है। बहुत नाटक कर लिया। अब बस कर। मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। राहुल गुस्से से फुफराते हुए बोला। राहुल, प्लीज मुझसे ऐसे मत बोलो। मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो? नेहा जोर जोर से रो रो कर बोली। लगता है तुम तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चिट्ठा नहीं खोल देता। अच्छा तो सुनो। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू किया। तुझे याद है, आज से कोई 1 महीने पहले मुझे मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटा कर मैं 2 दिन बाद वापस घर आ रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए मैंने तुझे अपने आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज़ तो तूने देने वाली थी। हाँ, तो आगे सुन। मैं जिस बस से आ रहा था वो रास्ते में ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के 1:30 बजे घर पहुंच पाया। अब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। तुझे शायद ये नहीं पता होगा कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ।
क्या करूं, बैचलर लाइफ की आदत हो गई थी। हाँ, तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तूने अंधेरे में अकेले डर ना लगे इसलिए रूम की लाइट ऑन की थी, लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी देर में ही दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। पहले तो मैं समझा कि शायद तू टीवी देख रही है, लेकिन मेरा वो भ्रम जल्दी ही टूट गया। मैंने बेडरूम के की होल से अंदर देखा तो तू किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत ना जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे से कान लगाकर तुम दोनों की बात सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बात ना सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरे मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब का मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो वो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ, तो अब आगे सुन कि मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं जिसे मैं अग्नि के साथ फेरे लेकर घर पे लाया था, बल्कि तू तो कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहाँ से चला गया। और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान कुछ खबर नहीं होने दी। बस मैं तुझसे सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर कोई ढोल भी बजाए तो भी तू ना उठे। और फिर जब तू बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतहा मेकअप बड़े आराम से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से बताकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे ना तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन कैसे कि तुझे भी नहीं पता चला। अच्छा चल याद कर, उस दिन की सुबह नाश्ते के बाद मैंने तुझे कई नई दवाई दी थी खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरा पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाने वाला है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं टाइम से ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक पेशेवर को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे बेच दिया उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई से करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी। इससे आगे का तो तुझे पता ही है।
और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता, इसलिए मैंने तुझे तब नहीं मरवाया। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू तो जानती है कि पागल कुछ भी कर सकता है। आत्महत्या भी मैंने इस पागल खाने में कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। अब बस तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्ति पा लेगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवफा को गले लगा के तो देख, पता तो चले ये साला दिल कितने जोर से धड़कता है। और फिर वो ठहाके लगाने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया, ताकि बाहर किसी को शक ना हो। इधर नेहा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर राहुल से बोल रही थी, राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी वफादार रहूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो।